नमस्कार दोस्तों जीके के अंतर्गत मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज ली है, जिसमें सभी कंपटीशनों का मिश्रण लिया गया है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे कंपटीशन में ना छूटे। और इससे पहले पार्ट जिन भाइयों ने नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और निश्चित सफलता के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 620 तक लिया था, ये 621 है। देखिए, कर्नाटक का कमला त्यौहार किससे संबंधित है? तो कर्नाटक का जो कमला त्यौहार है वो भैंसों की लड़ाई से दौड़ से संबंधित है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और दक्षिण भारत में जो है जल्लीकट्ट उत्सव का संबंध पशुओं की लड़ाई से है। और सांडों की लड़ाई जो है स्पेन की राष्ट्रीय खेल है, स्पेन की ये राष्ट्रीय खेल है। तथा छऊम, सरहुल, कर्मा, सोराई और झारखंड के आदिवासी नृत्य हैं। और कुनीता, कर्णा, लंबी, वीरोगामसा आदि कर्नाटक का लोक नृत्य है। इस तरह से हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टिनक्चर, आयोडीन और खांसी सिरप तथा कई टॉनिक तैयार करने में किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। और मैथेनॉल यानी मिथाइल अल्कोहल के कारण जो है जहरीली जो शराब होती है उसको पीने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। और एसिटिक अम्ल जो है सिरके में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गुजरात राज्य में स्थित कौन सा शहर अपने हीरे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध है गुजरात राज्य में वो है सूरत। और सूरत में जो है क्या होता है कि सूरत में हीरा तराशा जाता है। और हीरा निर्यात केंद्र जो है वो इंदौर में है। और हीरा जो है आपको बता दें कि हीरा कार्बन का अपर रूप है। और हीरे का अपवर्तनांक जो होता है 2.417 होता है, अपवर्तनांक होता है ये इसका। और शुद्ध हीरा जो शुद्ध हीरा होता है वो पारदर्शक होता है कि यानी उसमें आर पार देखा जा सकता है, और रंगहीन होता है, किसी रंग का नहीं होता है। दूसरी बात, एक चीज़ और है, पन्ना मध्य प्रदेश में हीरे का प्रसिद्ध केंद्र है, यानी मध्य प्रदेश में जो पन्ना है वो हीरे का प्रसिद्ध केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में जो करता है वो गर्भनाल करता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और निषेचन के जो है लगभग 10 सप्ताह तक के विकसित युग्मनज को भ्रूण कहते हैं तथा युग्मनज में होने वाली विभिन्न क्रमांक परिवर्तनों को भ्रूणीय विकास कहते हैं। और भ्रूण के 5वें सप्ताह तक 3 जनैक स्तर होते हैं जिन्हें एंडोडर्म, पहला स्तर होता है एंडोडर्म होता है। और दूसरा स्तर होता है फिर मीसोडर्म। और तीसरा स्तर होता है वो होता है एक्टोडर्म होता है। तो ये तीनों स्तर जो है भ्रूण के 5वें सप्ताह तक होते हैं, इनका निर्माण होता है। इन्हीं स्तरों से आगे विभिन्न अंगों का निर्माण हो जाता है। और भ्रूण में 7वें और 9वें सप्ताह के मध्य तक हाथ, पैर, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र या पाचन तंत्र बन जाते हैं, 7वें सप्ताह से 9वें सप्ताह के मध्य तक। और आपको बता दें कि गर्भाशय का जो आकार होता है वो नाशपाती के आकार का होता है। तो इसमें से सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती हैं? तो ठंडे पानी के साथ जो शीघ्रता से अभिक्रिया करती हैं इनमें से वो हैं पोटेशियम है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और आपको बता दें कि सोडियम जो है केरोसिन तेल के अंदर डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि सोडियम जल के साथ सबसे तीव्रता से प्रतिक्रिया करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। और सोडियम जो है क्लोरीन गैस में जलाने पर सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो इसमें से डी पार्ट करेक्ट आंसर है, पोटेशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारतीय मूल की इंदिरा न्यूई निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं? तो इंदिरा न्यूई जो हैं वो हैं, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, पेप्सिको की कार्यकारी अधिकारी हैं, वो सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं? तो जंतुओं का ऐसा समूह जो विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं वो है एकिनोडर्मेटा हैं। एकिनोडर्मेटा हैं, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और इसके बारे में और डिटेल बता दें आपको कि एकिनोडर्मेटा संघ के जीव की त्वचा पर जो है कटिकाएँ पाई जाती हैं। इसकी त्वचा पर कटिकाएँ पाई जाती हैं, जिसके कारण इसका नाम एकिनोडर्मेटा रखा गया है। और यह नाम जो है 1738 में ये नाम रखा था जैकोब किलन ने रखा था। ये नाम लिख देता हूँ मैं, जैकोब किलन ने ये नाम रखा था 1738 ईस्वी में। और इस संघ के जीवों में सीलोम युक्त होते हैं तथा इस संघ के जीवों में त्वचा के नीचे जो है चूनेदार प्लेट पाए जाते हैं। इसमें तंत्रिका तंत्र बहुत ही कम विकसित होता है और इनमें जो निषेचन होता है वो अंत निषेचन होता है और लैंगिक प्रजनन इनमें होता है। तथा जैसे तारा मछली है, इसके उदाहरण है तारा मछली है, ब्रिटल तारा है, समुद्री आर्चिन है, समुद्री खीरा है, थायोन कुकरमेरिया है, एंटीडोन आदि एकिनोडर्मेटा संघ की ये जीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस आध्यात्मिक गुरु का नाम जिन्हें प्रसिद्ध यहूदी मानवीय अधिकार संस्था द्वारा मानव गरिमा, अल्प धार्मिक संबंध एवं लोगों के बीच जो है सहिष्णुता के संवर्धन हेतु सम्मानित किया गया है। तो उस आध्यात्मिक गुरु का नाम है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, श्री श्री रविशंकर हैं वो, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड्स के ऑक्टेवस के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं? तो न्यूलैंड के ऑक्टेवस के नियम के अनुसार जो है प्रकृति में जो तत्व मौजूद हैं वो 56 हैं, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और न्यूलैंड्स का जो है अष्टक नियम है ये, और इसके बारे में डिटेल से बता देते हैं आपको। तत्वों के समीकरण पर अनेक विद्वानों ने अपना विचार दिया है, जिसमें से प्राउट ने क्या दिया है, परिकल्पना दी है, प्राउट की परिकल्पना है। और लोथर मेयर का जो है परमाणु आयतन तथा परमाणु भार वक्र है, लोथर मेयर का। और डूमा की जो है सममूलक श्रेणी है, डूमा ने सममूलक श्रेणी दी है। और डोब रेनर का त्रिक सिद्धांत है, डोब रेनर का जो है त्रिक सिद्धांत है। और मैंडलीप का जो है आवर्त सारणी नियम है, मैंडलीप ने आवर्त सारणी नियम दिया है। और मोसले की जो है आधुनिक आवर्त नियम है, मोसले ने आधुनिक आवर्त नियम दिया है। तथा मोसले ने 1913 में बताया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक में कुल तत्व 118 हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक में कुल तत्व कितने 118 हैं, जिसमें से 94 जो हैं 94 ये प्रकृति में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मोबाइल निर्माता कंपनी ने 2017 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का प्रायोजक होने के लिए 5 वर्षों का अनुबंध किया है? तो जो 5 वर्षों का अनुबंध किया है वो है ओप्पो कंपनी ने, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, ओप्पो कंपनी ने ये अनुबंध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों का सार्वभौमिक प्रकृति ऑक्सीन है। तो प्राकृतिक ऑक्सीजन जो है पौधों का वो है IAA है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और दोस्तों ऑक्सीजन की जो खोज की थी 1880 में की थी, 1880 में, और ये डार्विन ने की थी, डार्विन ने 1880 में की थी, डार्विन ने की थी। और ऑक्सीन जो है पौधों को की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला ये हार्मोन है। इसका निर्माण पौधों के ऊपरी हिस्से में होता है। पत्तियों एवं फसलों को विलयन से ऑक्सीन ही रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो निम्नलिखित में से जो ऊर्ध्वपातन कर सकता है वो है अमोनियम क्लोराइड कर सकती है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और कुछ ठोस पदार्थ जो है गर्म करने पर वो द्रव अवस्था में आने के बदले वो यानी जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो द्रव में आने के बदले
सीधे वाष्प में परिणत हो जाते हैं, यानी सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और उन्हें ठंडा करने पर पूर्ण ठोस अवस्था में आ जाते हैं, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। और इस विधि से जो है कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड और एंथ्रासीन, बेंजोइक अम्ल आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की परिभाषा को किस आधार पर व्याख्यान किया जा सकता है? तो बल की परिभाषा को जो व्याख्यान किया जा सकता है वो न्यूटन का गति का पहला नियम के आधार पर इसकी व्याख्या की जा सकती है। और दोस्तों आपको बता दें कि न्यूटन का गति नियम जो हैं 3 हैं वो, और न्यूटन ने जो गति नियम दिए थे वो 1687 ईस्वी में जो है उनकी एक पुस्तक है प्रिंसिपिया पुस्तक है, उसमें ये सर्वप्रथम प्रकाशित हुए थे। और जो न्यूटन का प्रथम गति नियम है उससे बल की केवल परिभाषा मिलती है, व्याख्या नहीं मिलती है। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस लेखक ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के लिए जो है जुनून का वर्णन किया है? तो हालिया पुस्तक है सिलेक्शन डे, वो है अरविंद अडिगा की पुस्तक है और उन्होंने भारत में क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन किया है इसमें। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो निम्न में से जो जानवर अपना लिंग बदल सकता है वो है स्नेल जानवर है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और लिंग निर्धारण में जो है भाग लेने वाले क्रोमोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये गुणसूत्र नर एवं मादा दोनों पौधों या जंतुओं में अलग अलग होते हैं। और ऑटोसोम्स, ये गुणसूत्र जो है नर एवं मादा में समान रूप से पाए जाते हैं तथा ये गुणसूत्र कायिक कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। और इसमें से जो घोगा है, घोगा एनेलिडा संघ के जीव हैं, और एस्केरिस जो हैं ये निमेटोडा संघ के जीव हैं। एस्केरिस निमेटोडा संघ के ये जीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस व्यक्ति का चयन कीजिए जो दिए गए समूह में असंगत है। तो ऐसा व्यक्ति कौन है जो दिए गए समूह में असंगत है? वो हैं साइना नेहवाल हैं इसमें। बाकी ये जो हैं ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है? तो परमाणु समझातीय श्रृंखला के जो होते हैं उनके अंदर जो है परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच जो भिन्नता होती है वो 14 की होती है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटीन और न्यूट्रॉन की संख्याओं के योगफल को उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। नाभिक में जो प्रोटीन एवं न्यूट्रॉनों के योग को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या पूर्णांक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2018 में एशियाई खेलों की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो 2018 में एशियाई खेलों की जो मेज़बानी की थी वो इंडोनेशिया ने की थी। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो इनमें से किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? वो है डी पार्ट करेक्ट आंसर है, लैंगिक प्रजनन में होती है। और लैंगिक प्रजनन से जीवाणुओं में न तो युग्मक का निर्माण होता है और न ही निषेचन होता है। इसमें क्या होता है कि आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है और इसे जो है आनुवंशिक पुनर्योजन भी कहा जाता है इसी वजह से। और जीवाणुओं में जो आनुवंशिक पुनर्योजन होता है वो 3 विधियों से होता है। ये हैं, जैसी पहली है संयुग्मन विधि। इस प्रकार के लैंगिक जनन में 2 कोशिकाओं का मिलन होता है और डीएनए का स्थानांतरण होता है। दूसरी है जीन वहन। इस विधि में एक विषाणु द्वारा एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु के डीएनए में मिल जाता है, एक विषाणु द्वारा मिलता है ये। और तीसरे में होता है रूपांतरण। इस लैंगिक प्रजनन से डीएनए का अवशोषण करके आनुवंशिक स्वरूप परिवर्तित करता है। और दोस्तों आपको बता दें कि जीवाणु में जो है लैंगिक जो प्रजनन होता है वो द्विविभाजन द्वारा, कोनिडिया द्वारा एवं अंतः बीजाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो पानी के द्वारा ऊपर की तरफ जो बल लगाया जाता है वो कहलाता है उत्प्लावक बल कहलाता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे उपक्षेप बल या उत्प्लावक बल कहते हैं। तो ये वही बल होता है। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के जो वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव होता है उसके गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। और जल के उत्प्लावन बल का अध्ययन जो है सर्वप्रथम दोस्तों आर्किमिडीज ने किया था। जल के उत्प्लावन बल का जो अध्ययन किया था सर्वप्रथम किसने किया था? आर्किमिडीज ने किया था। और एक चीज़ और बता दें, जब बर्फ़ जो है पानी पर तैरता है तो बर्फ़ का 9/10 भाग जल के नीचे होता है। 9/10 भाग जल के नीचे होता है बर्फ़ का। तो आपको टोटल डिटेल इसलिए बता रहे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये एडवांस थ्योरी के आधार पर चल रहा है ताकि किसी तरह की आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उसमें प्रभाव कितना हो जाएगा? यदि किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका उसमें प्रभाव कितना हो जाएगा? दोस्तों वो हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, आधा हो जाएगा उसका उसमें प्रभाव। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और चालक का प्रतिरोध धारा बहने से रुकावट डालता है। चालक का जो प्रतिरोध होता है वो धारा बहने से रुकावट डालता है, जिससे गतिशील इलेक्ट्रॉन निरंतर चालक के परमाणुओं से टकराते हैं तथा इस प्रक्रिया में अपनी ऊर्जा चालक के परमाणुओं को स्थानांतरित करते हैं। उसके कारण जो है चालक का ताप बढ़ जाता है। चालक के ताप बढ़ने की इस घटना को विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। यानी चालक के इस तरह से ताप बढ़ने की इस घटना को क्या कहा जाता है? उसमें प्रभाव कहते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा का द्वारा जो उत्पन्न ऊष्मा है, यानी किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न जो ऊष्मा होती है वो H इक्वल टू I स्क्वायर RT होती है। I स्क्वायर RT होती है। अब इसमें ये SI पद्धति में होती है। इसमें H क्या है? H है उत्पन्न ऊष्मा। H क्या है? उत्पन्न ऊष्मा है। और I जो है I इसमें I जो है वो है चालक में बहने वाली धारा है। ये I चालक में बहने वाली धारा है। और R जो है R चालक का प्रतिरोध है। और T क्या है? इसमें T धारा बहने का समय है। धारा बहने का ये समय है। और ये जो सूत्र है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के जो नियम सम्मिलित हैं इस सूत्र द्वारा, वे जूल के नियम कहलाते हैं। किसके नियम कहलाते हैं? जूल के नियम वो कहलाते हैं। जूल के नियम है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा शीर्ष अभिनेता एक लंबे समय से कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो कार मोटर कंपनी है, निर्माता कंपनी है हुंडई, उसके ब्रांड एम्बेसडर जो हैं काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं वो हैं शाहरुख खान। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितने देर तक कायम रहती है? तो मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज जो कायम रहती है वो रहती है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 0.1 सेकेंड तक रहती है अनुगूंज जो होती है। और दोस्तों आपको बता दें, जब हमारा कान कोई ध्वनि सुनता है तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर जो है 0.1 सेकेंड तक रहता है। 0.1 सेकेंड तक रहता है। अतः यदि इस अवधि में कोई अन्य ध्वनि आएगी तो वह पहली ध्वनि के साथ मिल जाएगी और दोनों ध्वनि जुड़ी हुई प्रतीत होंगी। और अतः स्पष्ट जो हुआ, प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह श्रोता से कम इतनी दूरी पर हो कि परावर्तित ध्वनि को जो है उस सतह पहुंचने में 0.1 पर सेकंड से अधिक समय लगे। तो ध्वनि का जो है वायु में 0.1 में चली गई दूरी जो होती है, यानी ध्वनि का वायु में जो 0.1 में चली गई दूरी होती है वो होती है 0.1 इंटू 332
ये होती है, या इसको बराबर कह देते हैं 33.2 मीटर, यानी 33.2 मीटर, मीटर में देखा जाए तो इतनी होती है। और एक चीज़ और बता दें आपको, प्रतिध्वनि को स्पष्ट सुनने के लिए जो है न्यूनतम दूरी ये होनी चाहिए 16.16 मीटर होनी चाहिए, न्यूनतम ध्वनि प्रतिध्वनि को सुनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों का नर प्रजनन अंग है, तो पौधों का नर प्रजनन अंग जो है वो है पुंकेसर होता है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और दोस्तों पुष्प के जो है 4 मुख्य भाग होते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है वह है दलपुंज, वह है दलपुंज। दूसरा होता है दलपुंज, दूसरा होता है दलपुंज। तीसरा होता है पुमंग, पुमंग, इसका नाम लिख देता हूँ मैं, पुमंग। और चौथा होता है जायांग, जायांग, जायांग होता है ये, जायांग। यहाँ पर अंक की बिंदी है, यहाँ पर नहीं है कुछ, जायांग होता है। तो पुमंग जो है, पुमंग ये जो होता है, ये तीसरा भाग जो होता है, ये तीसरा चक्र है पुष्प का, और ये नर अंगों का बना होता है। पुमंग जो है नर अंगों का ये बना होता है। और प्रत्येक 8 नर जो हैं अंग, प्रत्येक 8 नर अंग जो होते हैं पुंकेसर कहलाते हैं वो, प्रत्येक 8। और जायांग जो होता है, ये जायांग ये अंडाशय के ऊपर लंबा एवं पतला भाग होता है, लंबा एवं पतला भाग होता है ये अंडाशय के ऊपर। वर्तिकाग्र, वर्तिका का सबसे, वर्तिकाग्र जो है ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका का सबसे ऊपर का भाग होता है जो चिपचिपा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? तो अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को जो कहा जाता है वो सी पार्ट करेक्ट आंसर है, प्रतिरोधक कहा जाता है। और किसी चालक में जो है विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को चालक का प्रतिरोध या प्रतिरोध करने वाला कारक प्रतिरोधक कहलाता है। और जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रभावित होता है उन्हें चालक कहते हैं। यानी जिन पदार्थों से जो है विद्युत आवेश सरलता से प्रभावित होता है वो चालक कहलाते हैं। और जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश का प्रभाव नहीं होता है वो अचालक कहलाते हैं, वो अचालक कहलाते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है अर्धचालकता पदार्थ हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है अर्धचालकता पदार्थ हैं। इनमें चालक और अचालक दोनों के गुण होते हैं। बैंक में अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंक में हमेशा होता है। तो दोस्तों बैंक में जो हमेशा होता है वो खाता धारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है? तो आयरन क्लोराइड से जो लोहे का विस्थापन करती है वो जस्ता धातु करती है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और लोहे को जस्तीकृत करके ही जंग, जो इसमें जंग लगता है उसको लगने से रोका जाता है, जस्तीकृत करके ही लोहे को। तो अनाद्र फेरिक क्लोराइड जो होता है, काला फेरिक क्लोराइड यानी आयरन क्लोराइड जो होता है अनाद्र, वो काला एवं आर्द्र फेरिक क्लोराइड पीला पसीजने वाला रवेदार ठोस है। यह जल में घुलनशील होता है। और आयरन सल्फाइड को जो है, एक चीज़ और बता दें आपको, आयरन सल्फाइड को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है, आयरन सल्फाइड को। लोहा जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर फेरिक क्लोराइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। जस्ता यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर यह H2 गैस मुक्त करता है। और जस्ता सल्फेट के घोल से कॉपर को अवक्षेपित कर देता है। तो इसमें डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने इसमें कहाँ पर एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था? तो 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्त ने जो छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था वो मगध में कर लिया था। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और गुप्तों के बारे में और बता देते हैं, गुप्त वंश के बारे में आपको, कि गुप्त वंश के संस्थापक जो थे श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त को माना जाता है गुप्त वंश का संस्थापक। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। और जो वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड को
या चंद्रगुप्त द्वितीय को जिसे विक्रमादित्य कहते हैं, गुप्त वंश का महानतम शासक माना जाता है और यह न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था। समुद्रगुप्त को वी सेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। और भानुगुप्त जो थे अंतिम शासक थे, इस वंश के अंतिम शासक थे, जो विष्णुगुप्त का नाम है। और गुप्त काल को साहित्य और संस्कृति की दृष्टि से प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। और चालुक्य वंश की राजधानी जो थी, इसमें से जो चालुक्य वंश की राजधानी थी वो वातापी बादामी थी। इसमें वातापी बादामी जो है ये चालुक्य वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुकोशिकीय जीव है, तो कौन सा इनमें से एक बहुकोशिकीय जीव है? वो है ए पार्ट करेक्ट आंसर है, एगेरिकस बहुकोशिकीय जीव है। दोस्तों, कोशिका जो है जीवों की आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है और यह शरीर की छोटी से छोटी सूक्ष्मतम इकाई हैं जिसमें जीवन की वो सभी क्रियाएं होती हैं जो एक स्वस्थ मनुष्य में होती हैं, स्वस्थ जीव में होती हैं, बड़े में, जिसे हम कोशिका कहते हैं। तो साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है, साइटोलॉजी में। और कोशिकाएं जो हैं दो प्रकार की होती हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक टॉपिक हमने इसके बारे में डाल रखा है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपको डिटेल बता देते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका ये सरल रचना वाली कोशिका होती हैं, जैसे जीवाणु कोशिका होती है। और यूकैरियोटिक दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका, ये कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान करें। तो यूरेनियम के आइसोटोप का जो उपयोग होता है वो होता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में होता है। और यूरेनियम जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसके सभी खनिज रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी तरंगे छोड़ते रहते हैं, ये रेडियो सक्रियता गुण कहलाता है। तो यूरेनियम का अयस्क जो है पिच ब्लेंड है, मैं नाम लिख देता हूँ इसका, पिच ब्लेंड। यूरेनियम का जो ये है पिच ब्लेंड है, ये यूरेनियम का अयस्क यानी जिससे यूरेनियम निकाली जाती है, पिच ब्लेंड है। और यूरेनियम का उपयोग जो है, यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग हैबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है, मिश्रित धातुओं के निर्माण में किया जाता है, नाभिकीय विखंडन के द्वारा परमाणु बम बनाने में किया जाता है और इसका उपयोग इलेक्ट्रोड के रूप में भी किया जाता है। तो यूरेनियम का जो समस्थानिक 3 हैं वो कौन कौन से हैं देखिए, यूरेनियम 234 और इसका क्रमांक है ये 92। और दूसरा है यूरेनियम 235 है और 92। और यूरेनियम 238 है यहाँ पर और ये 92 है। ये हैं समस्थानिक यूरेनियम के। तो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो पाया जाता है 238 वाला, ये बाद वाला पाया जाता है सबसे अधिक प्रकृति में, ये पाया जाता है यूरेनियम 238 पाया जाता है प्रकृति में सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थेनोकॉर्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो पार्थेनोकॉर्पी को जो परिभाषित किया गया है वो डी पार्ट करेक्ट आंसर है, निषेचन के बिना फलों के विकास में परिभाषित किया गया है। दोस्तों, पुष्पोद्भिद या फूल वाला पौधा जो है, पुष्पोद्भिद या फूल वाला पौधा, इस समूह के पौधे के 2 उपसमूह में बांट सकते हैं। इस समूह के पौधों को 2 उपसमूह में बांट सकते हैं और वो 2 उपसमूह कौन कौन से हैं? नग्न बीजी पौधे तथा आवर्त बीजी पौधे हैं। नग्न बीजी पौधे तथा आवर्त बीजी पौधे हैं वो। और आवर्त बीजी को जो है बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधे के 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। आवर्त बीजी में किया जाता है ये, वो होता है एक बीजपत्री पौधा और दूसरा होता है द्विबीजपत्री पौधा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या के सूत्र पर निर्भर करती है। तो किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो निर्भर करती है वो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 2n² पर निर्भर करती है, 2n² पर निर्भर करती है। और डिटेल बता दें आपको, बोर और ब्यूरी ने 1921 में
1921 में अलग अलग योजनाएं प्रस्तुत की। इसे बोर-ब्यूरी योजना के अनुसार, इसी बोर-ब्यूरी योजना के अनुसार क्या है, पहला पॉइंट है कि किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले, यानी कोई परमाणु है उसकी विभिन्न कक्षाओं में जो चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनकी अधिकतम संख्या 2n² होती है। यही होती है 2n² होती है, जहाँ n जो है, n इसमें कक्षा की संख्या है, यानी कौन सी कक्षा में वो चक्कर लगा रहा है। और दूसरा पॉइंट है किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में यदि कोई परमाणु, तो उसी परमाणु की बाहरी कक्षा में जो है 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। तीसरा, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा से पहले, यानी बाहरी कक्षा से पहले जो कक्षा होती है उसमें 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं रह सकते हैं। इस तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। और दिल्ली का सबसे पहले जो है तोमर ने राजधानी बनाया था दिल्ली को, तोमर वंश हुआ था, उन्होंने राजधानी इसको बनाया था। और दोस्तों आपको बता दें आगरा और जो है मथुरा यमुना नदी के तट पर ही स्थित हैं। आगरा और मथुरा भी यमुना नदी के तट पर ही स्थित हैं। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी जो है बंदर पुंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित, बंदर पुंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। गंगा नदी की जो लंबाई है 1375 किलोमीटर है, 75 है यहाँ पर किलोमीटर है इसकी लंबाई। और यमुना नदी जो है इलाहाबाद के पास जो है गंगा नदी से ये मिलती है। और यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यानी ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुना नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं, यमुना नदी की सहायक नदियाँ जो हैं वो चंबल, बेतवा तथा केन हैं, चंबल, बेतवा तथा केन हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि गंगोत्री के पास गौमूत्र हिमानी से गंगा नदी निकलती है, यानी गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री के पास गौमूत्र हिमानी से गंगा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस केंद्रीय मंत्री ने नारी पोर्टल लॉन्च किया जो महिला सहशक्ति केंद्र पर केंद्रित है? तो ऐसी थी केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, उन्होंने नारी पोर्टल लॉन्च किया था और ये अब तक कायम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मलयालम अभिनेता को तेलुगु फिल्म जनता गैराज के लिए विशेष जूरी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो जनता गैराज के लिए जो विशेष जूरी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो हुआ है मोहनलाल को। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि बनेगी। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो वो छवि जो बनती है केंद्र पर बनती है, वास्तविक, उल्टी और अत्यधिक संकुचित छवि बनती है। और दोस्तों इस स्थिति में प्रतिबिंब की जो स्थिति फोकस पर होता है, प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वो फोकस पर होती है। जब अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र अथवा अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति जो है फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच होगी। और क्या होगा, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब जो आकार छोटा बनेगा और प्रतिबिंब प्रकृति उल्टी और वास्तविक होगी। और जब अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर होती है तो वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैगस्थनीज भारत आने वाले शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से था? तो मैगस्थनीज का संबंध जो था यूनान देश से था। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और दोस्तों मैगस्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर, सेल्यूकस निकेटर था उसका दूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मैगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी है और इंडिका में जो है मौर्य नगर प्रशासन पर सर्वाधिक जानकारी मिलती है। नगर प्रशासन कैसा था मौर्य साम्राज्य में, इससे संबंधित जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी उसी में ही मिलती है। इंडिका में पाटलिपुत्र को पालीबिरोथा नाम से संबोधित किया है। इंडिका में जो है पाटलिपुत्र को उसने पालीबिरोथा नाम से संबोधित किया है। और मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को व्यवसाय के आधार पर, मैगस्थनीज ने जो है भारतीय समाज को, हमारे देश के समाज को जो उस समय के व्यवसाय के आधार पर 7 वर्गों में बांटा है। उन्होंने दास प्रथा नहीं होने का भी उल्लेख किया है जो सही नहीं है। उन्होंने दास प्रथा होने का भी उल्लेख किया था लेकिन वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है?
जो बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक भारत की गंभीर वास्तविकताओं का वर्णन करती है। तो ये पुस्तक जो लिखी है वो शशि थरूर ने लिखी है। जो औपनिवेशिक भारत यानी जिस समय अंग्रेजों का राज था उस समय जो गंभीर वास्तविकताएं थी उनका वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए जो हमें करना चाहिए वो बी पार्ट का करेक्ट आंसर है, सांद्र अम्ल में पानी मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में पानी मिलाना चाहिए। और दोस्तों अम्ल जो है यौगिक पदार्थ है, एक अम्ल यौगिक पदार्थ है। और आरहेनियस मैं नाम लिख देता हूँ, ये साइंटिस्ट थे, रसायन वैज्ञानिक थे, आरहेनियस थे ये। इन्होंने आयनिक सिद्धांत बनाया है और आयनिक सिद्धांत में इन्होंने बताया है कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। जल में घुलकर जो है ये हाइड्रोजन आयन देता है। और सामान्यतः सभी धनायन जो है लुईस अम्ल होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट बता दें आपको कि सामान्यतः जो है सभी धनायन जो होते हैं लुईस अम्ल होते हैं। और जिन अम्लों में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दोनों उपस्थित रहते हैं, उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सी अम्ल कहते हैं। तथा जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन उपस्थित रहता है, उन्हें हाइड्रा अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल मेरिट ऑर्डर में ग्रैंड क्रुक्स कमांड आइवरी कोस्ट अफ्रीका के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है को 2018 में किस भारतीय को प्रदान किया गया था? तो ये 2018 में जो प्रदान किया गया था प्रणब मुखर्जी को किया गया था, राष्ट्रपति थे वो, उनको किया गया था। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।